तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक और न्यू चैप्टर जिसका नाम है राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप। तो गाइज, इस चैप्टर में सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ही बनता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस आया, क्या क्या प्रॉब्लम थे जो ठीक हुए। तो चेंजेस अकर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबसे पहला चेंज आया पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्की टू कॉमन सिटीजन्स। जो राजशाही में जो भी पावर थे, मोनार्क के पास जितने भी पावर थे वो ट्रांसफर होकर कॉमन सिटीजन को दे दिए गए। द 3 कलर फ्लैग वाज चोजन फॉर फ्रांस। 3 कलर फ्लैग था जो चूज हुआ फ्रांस के लिए। और फ्रांस में बोलने जाने वाला फ्रेंच लैंग्वेज को डिक्लेयर्ड कर दिया गया नेशनल लैंग्वेज के तौर पर। फ्रेंच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज। और उसके बाद न्यू नेशनल एंथम कंपोज हुआ, मतलब नए राष्ट्रगान बने, शपथ लिए गए, शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लिए गए। तो वही आया कि न्यू नेशनल एंथम कंपोज्ड एंड ओथ्स टेकन। ओथ का मतलब होता है शपथ। तो जैसा कि हम सब देख ही सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सारा कुछ सही हो गया था। जितने भी जो पावर थे वो सिटीजन्स के हाथों में आ चुके थे। फ्लैग भी अपना न्यू बन चुका था। बट इसके बाद एक प्रॉब्लम आया, और वो प्रॉब्लम था कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। तो चलिए जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट आया, अब उसने क्या क्या किया और क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स रहे और उससे लोग नफरत क्यों करना स्टार्ट कर दिए। चलिए देखते हैं हम लोग। तो 1799 एंट्री होता है नेपोलियन बोनापार्ट का, और ये जैसे ही यहाँ आता है तो ये डेमोक्रेसी को हटा देता है। नेपोलियन एलिमिनेट्स डेमोक्रेसी एंड टेक्स पावर इन हिज ओन हैंड। नेपोलियन जो वहाँ जब आता है तो वो सारा डेमोक्रेसी को हटा देता है और जितने भी पावर है उसे अपने हाथों में रख लेता है। इट ब्रॉट अ कोड विच नेम इज सिविल कोड ऑफ 1804। जब वो आता है तो वो एक कोड बनाता है जिसका नाम होता है सिविल कोड ऑफ 1804, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। और एंड इट्स अनदर नेम इज नेपोलियनिक कोड। और इस कोड को नेपोलियन ने बनाया था, जैसा कि हम सब जानते हैं। इसका एक और नेम पड़ा क्या? नेपोलियनिक कोड। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। पहले ना सभी लोगों को एक नहीं माना जाता था, एक जैसा इक्वालिटी नहीं था, बट वो आया और इक्वालिटी लाया। सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, सबके प्रॉपर्टी को सिक्योर किया। तीसरा है एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम को वो एबॉलिश किया, विच मीन्स पहले के ज़माने में बहुत से लैंडलॉर्ड्स होते थे जो कि फिजेंट से काम करवाते थे और उनका सारा बेनिफिट खुद ही रखते थे और फिजेंट्स को ज़्यादा कुछ बेनिफिट होता नहीं था। तो वही नेपोलियन ने इस सिस्टम को ख़त्म किया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। वजन और माप को स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया, और जो अलग अलग तरह की करेंसी चलती थी उसे हटाकर एक तरह की करेंसी को ले आया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटाया, विच मीन्स जो ट्रेडर्स थे और मर्चेंट्स थे उनको ट्रेड करने के लिए वो आसान कर दिया, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहा उनके लिए। अब क्या क्या खामियां रही इस कोड की? लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। इसमें किसी को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल रहा था, मतलब कोई इलेक्शन ये सब नहीं लड़ सकता था। इसने टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, इंक्रीज टैक्सेशन, और उसके साथ ही साथ सेंसरशिप भी लगाना स्टार्ट कर दिया था। और इन सभी चीज़ों के कारण लोग जो है वो स्टार्ट कर दिए नफरत करना नेपोलियन से। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पहले था कि यहाँ पे कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट का मतलब होता है मतलब एक ही अलग अलग कल्चर ट्रेडिशन के लोग नहीं थे यहाँ पे। बट इसके बाद क्या हुआ? उस समय यूरोप के अंदर दो तरह के लोग रहते थे, एक एरिस्टोक्रेट्स थे, एक फीजेंट्स थे। एरिस्टोक्रेट्स थे जो वेल्दी पीपल ऑफ सोसाइटी थे, मतलब बहुत ही रईस तरह के लोग थे जो कि सोशली एंड पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। फैमिली कनेक्टेड बाय मैरिज टाइज। इनकी फैमिली एक दूसरे से कनेक्ट रहती थी मैरिज के थ्रू, मतलब इनकी बेटी को उनके बेटे से शादी करवा के, ऐसा एंड ऑल आप जो समझ सकते हो। दे स्पोक फ्रेंच, और ये लोग फ्रेंच भाषा ही बोलते थे। अब थे इसके बाद आते हैं फीजेंट्स। फीजेंट्स कौन थे? जो कि पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी थे। इनके पास ज़्यादा ज़मीन भी नहीं थी और कुछ के पास तो ज़मीन ही नहीं थी। दे वर इन मेजोरिटी, ये बहुत ही ज़्यादा तादाद में थे। एंड नॉट पावरफुल ड्यू टू लैक ऑफ मनी, और इनके पास कोई पावर भी नहीं था क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं था। अब एक नया क्लास यहाँ पे उभरता है जिनका नाम मिडिल क्लास, मतलब नए तरह के लोग यहाँ आते हैं जो कि एजुकेटेड भी रहते हैं। दे वर नाइदर वेरी पुअर नॉर वेरी रिच।
ये लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा एरिस्टोक्रेट्स की तरह रिच भी नहीं होते और फिजेंस की तरह पुअर भी नहीं होते, मिडिल क्लास में आते हैं। दे वर एजुकेटेड, ये लोग एजुकेटेड रहते थे। जैसे कि इसमें कौन कौन से लोग आते थे, इसमें आते थे बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब इसमें आते थे। और ये जो मिडिल क्लास के लोग थे इनके मन में आइडिया आया, दो आइडिया आया। क्या आया? एक नेशन यूनिटी, वही नेशन स्टेट का, सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन। और एक आइडिया आया लिबरल नेशनलिज्म का। तो अब ये व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, ये लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया क्या कहता है ये जानते हैं। एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी रूल, ये जो राजा महाराजाओं का सिस्टम है उसे खत्म किया जाए। गवर्नमेंट विथ पीपल्स एग्रीमेंट, जो भी गवर्नमेंट बनाई जाए उसमें पीपल का हाथ हो, मतलब बिना लोगों के सहमति के बिना ना बने गवर्नमेंट। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, हर एक आदमी को अपना खुद का एक फ्रीडम होना चाहिए। अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, एक संविधान होना चाहिए और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, विच मीन्स कि लोगों के द्वारा चुना गया हुआ गवर्नमेंट होना चाहिए। अब 1814 1814 एक कस्टम यूनियन बनाया जाता है, जो कि कहाँ बनाया जाता है? जॉल वेरेन में, जो कि स्टार्ट किया जाता है प्रूशिया, और बाद में इसमें बहुत सारे स्टेट भी ज्वाइन कर जाते हैं। इस चीज़ ने इसने 3 चीज़ें की। इट डिड 3 थिंग्स। द यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर, द यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर, ये जो बहुत सारे ट्रेड बैरियर थे जो मर्चेंट्स या ट्रेडर्स को अलग अलग जाके ट्रेड के कारण टैक्स देने पड़ रहे थे, उसे खत्म किया। रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2, वहाँ बहुत सारे टाइप के अलग अलग टाइप के करेंसी चलते थे, उन्हें घटाकर 2 शिफ्ट कर दिया गया। प्रोमोट अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रेलवेज को प्रमोट किया। अब आता है ट्रीटी ऑफ वियना, जो कि हुआ था 1815 में साइन हुआ था, जिसके होस्ट कौन थे? ड्यूक मेटरनिच। और ये याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। इसमें क्या होता है? बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम जो बर्बन डायनेस्टी ये सब हट चुका था वो फिर से फ्रांस में आ गया। ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इटली, ऑस्ट्रिया जो था उसको वो कब्जा कर लिया नॉर्थ इटली के ऊपर, उसको कंट्रोल मिल गया। रशिया गॉट पोलैंड, रशिया को पोलैंड मिला। प्रूशिया वाज गिवन न्यू इंपॉर्टेंट टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न बॉर्डर्स, प्रूशिया को नए इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दिया गया उसके वेस्टर्न बॉर्डर पे, जिससे वो अपने मतलब प्रूशिया को एक्सपेंड कर सके, बड़ा बना सके। द रिवोल्यूशनरीज, कुछ लोग थे जो कि ट्रीटी ऑफ वियना, जो फिर से मोनार्की सिस्टम आ गया, इसके आने से कंजर्वेटिज्म ये सब आ गया, इससे खुश नहीं थे। वो लोग अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने कुछ सोसाइटीज बनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा बहुत सारे चीज़ करना स्टार्ट कर दिया। उसमें से एक थे गुसेप्पे मेज़ेनी, जो कहाँ पे बर्न हुए, कहाँ जन्मे थे? जेनोवा में। इटालियन रेवोल्यूशनरी थे वो, मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी, मेंबर थे सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी के, एक मेंबर थे। फाउंडर ऑफ 2 सीक्रेट सोसाइटीज, और ये भी फाउंडर थे 2 सीक्रेट सोसाइटीज के। कौन कौन से सोसाइटीज के? पहला था यंग इटली इन मर्सलिस एंड दूसरा था यंग यूरोप इन बर्न। बिलीव्ड इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली की आज़ादी में ये बिलीव रखते थे, ये चाहते थे कि इटली आज़ाद हो जाए। इसके बाद आता है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 1848, 2 मेन रिवॉल्यूशन इन दिस पीरियड। 1830 और 1848 के बीच में 2 मेन रिवॉल्यूशन होता है। कौन कौन से रिवॉल्यूशन? एक होता है जुलाई रिवॉल्यूशन, एक होता है ग्रीक रिवॉल्यूशन। अब आता है टॉपिक रोमांटिसिज्म। ये क्या होता है? अ कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स, नेशनल सेंटिमेंट्स से जोड़े रखता था। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट्स, 1830 में एक बहुत ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप वर एक्सपीरियंस्ड इन यूरोप, यूरोप को बहुत ज़्यादा एक हार्डशिप को एक्सपीरियंस करना पड़ा। वो क्या था हार्डशिप, ये पढ़ते हैं हम। राइज इन पॉपुलेशन, और वहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगा। पीपल फ्रॉम द विलेज स्टार्ट गोइंग टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क, और जितने भी लोग विलेज में रहते थे वो जाना स्टार्ट कर दिया सिटीज़ में काम की तलाश में। स्लम्स स्टार्ट फॉर्मिंग इन द सिटी, झोपड़ी ये सब बनना स्टार्ट हो गए सिटी में, क्योंकि ये लोग जा रहे थे ड्यू टू पीपल कमिंग हेयर। द कंडीशन ऑफ सिटीज़ स्टार्ट गेटिंग वर्स, जिसके कारण जो शहरों के जो कंडीशन थे वो बहुत ख़राब होने लगे। 1848 फ्रेंच सिटी पेरिस, पीपल स्टार्ट प्रोटेस्ट। 1848 में फ्रेंच के एक सिटी में पेरिस जिसका नाम था, वहाँ लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, जिसके कारण वहाँ का जो राजा था लुइस फिलिप वो भाग गया वहाँ से, और जो नेशनल असेंबली उसे प्रोक्लेम कर दिया गया रिपब्लिक। 1845 सिलेसिया रिवॉल्ट, जहाँ की 2 वीवर्स मारे गए थे। वीवर्स मतलब वही हो गए जो कपड़े ये सब बनाते हैं।
द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। अब यहाँ देखते हैं लिबरल्स का क्या रेवोल्यूशन था। द रेवोल्यूशन वाज लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास। और ये जो रेवोल्यूशन है कराया जा रहा था, लीड किया जा रहा था एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक नेशन स्टेट को बनाने के लिए, जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा, और एक और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। क्या था ये पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल? जैसे एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब कोई भी अपना पार्टी बना के इलेक्शन लड़ सकता है, ऐसा कुछ। जर्मन रीजन, जहाँ की मिडिल क्लास पीपल एक असेंबली बनाते हैं, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, और उस असेंबली का नाम रखते हैं ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, जहाँ की 831 मेंबर्स इलेक्टेड थ्रू वोटिंग, जहाँ 831 मेंबर वोटिंग के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। और याद रखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो पढ़ते ही ये क्या है फ्रेंड्स, यहाँ हल्का मिस प्रिंटिंग हो गया है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ ये हम समझते हैं। जर्मनी के एक स्टेट था जो कि था प्रूशिया, जिसके सीएम थे, कौन थे सीएम? इसके सीएम थे ऑटो वन बिस्मार्क, जो कि लैंडलॉर्ड्स और मिलिट्री के साथ मिल के 7 साल तक फाइट करते हैं ऑस्ट्रिया, फ्रेंच और डेनमार्क से। और इस आफ्टर क्या होता है, इसके बाद होता क्या है कि प्रूशिया ये फाइट जीत जाता है और जर्मनी बिकम्स यूनाइटेड नेशन। जर्मनी एक एकत्रित राष्ट्र बन जाता है। 18 जनवरी 1871 में न्यू किंग ऑफ जर्मनी कौन बनता है? केजर विलियम फर्स्ट बनता है, जो कि फोकस करता है मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, मतलब करेंसी को मॉडर्नाइज करने के लिए बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम ये सब लाता है वो। मतलब यहाँ का राजा जो बनता है, जिसका नाम केजर विलियम फर्स्ट होता है, वो अपने देश की प्रगति के लिए सोचता था। अब आगे पढ़ते कि इटली कैसे यूनिफाई हुआ या कैसे आज़ाद हुआ। तो 19th सेंचुरी इटली डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। 19वीं शताब्दी में इटली जो था वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। 1848 स्टेट, एक स्टेट था। 1848 में एक स्टेट था सार्डिनिया पिडमोंट, जिसका किंग कौन था? इटली लैंग्वेज स्पीकिंग किंग। वहाँ का जो किंग था वो इटली लैंग्वेज ही बोलता था, जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल II। उसका भी एक सीएम था जो कि था कॉन्ट केवर। कॉन्ट केवर फ्रेंच लोगों के साथ मिलके, फ्रांस के साथ मिलके हराता है किसे? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग आर्मी को वो हराता है और वो भी यूनिफाई हो जाता है। 1861 में विक्टर इमैनुअल II वाज डिक्लेयर्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। 1861 में विक्टर इमैनुअल II जो था उसे इटली का राजा घोषित कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इससे 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है, वो जरूरी है कि वो आता है, ठीक ना। तो ये दोनों इटली का और जर्मनी का यूनिफिकेशन जरूर से करके जाइएगा, ठीक है। तो हम आगे चलिए पढ़ते हैं। आगे आता है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के यूनिफिकेशन का जो स्ट्रेंज केस था वो पढ़ते हैं। द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन टुक प्लेस विथ अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। ये जो ब्रिटेन था उसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस था ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के पीछे। ब्रिटेन में कौन कौन से लोग थे? स्कॉटलैंड, जहाँ स्कॉट पीपल रहते थे, वेल्स जहाँ वेल्स पीपल रहते थे, इंग्लैंड जहाँ इंग्लिश पीपल रहते थे, आयरलैंड जहाँ आयरिश पीपल रहते थे। इन 1688 इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्की। इंग्लिश पार्लियामेंट जो था वो मोनार्की से पावर को सीज कर लेता है। इन 1707 द यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म्ड विद द एक्ट ऑफ द यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। 1707 में जो यूके था ग्रेट ब्रिटेन का, वो बनता है कौन? एक एक्ट के द्वारा, जो कि द एक्ट ऑफ यूनियन, जो कि हुआ था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य हुआ था। इस एक्ट में द ग्रेट ब्रिटेन वो फॉर्म किया गया था। अब चलते हैं हम दूसरे स्लाइड पे। न्यू ब्रिटिश नेशन। इसके बाद ब्रिटेन एक न्यू नेशन बन जाता है, उसका एक ब्रिटिश फ्लैग आ जाता है, उसका नेशनल एंथम आता है, मतलब राष्ट्रगान उसका आता है। न्यू इंग्लिश लैंग्वेज वाज प्रमोटेड, और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया जाता है। अब आता है टॉपिक विजुअलाइजिंग द नेशन। इतना होने के बाद लोग अब कैसे विजुअलाइज करते हैं? कुछ कुछ चीज़ों के द्वारा विजुअलाइज करते हैं जिससे नेशन में यूनिटी बनी रहे। नेशन फीमेल फिगर्स के द्वारा। फ्रेंच में वो फीमेल फिगर किसका था? मरीन का था। जर्मनी में था जर्मेनिया का। इस फीमेल फिगर्स के साथ लोग यूनिटी के साथ रह सकते थे, मतलब इसको देख के लगता था कि हाँ, कुछ सेंटिमेंट्स आता था कि हम यूनिटी से रहें। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। End of 19th century, the feeling of nationalism was converted in imperialism. 19वीं शताब्दी के अंत तक जो फीलिंग था राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का जो फीलिंग था, वो इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि इंपीरियलिज्म होता क्या है?
A large nation begins to occupy smaller nation to expand its territories and power. This is called imperialism. एक जो बड़ा नेशन या बड़ा देश जो होता था वो ऑक्यूपाई करना चाहता था छोटे छोटे नेशंस को, जिसको मिला के वो एक अपना बड़ा टेरिटरी बनाना चाहे और पावरफुल बने, उसे ही कहते हैं इंपीरियलिज्म। तो ये इंपीरियलिज्म बाल्कन रीजन में कैसे नजर आता है, चलिए देखते हैं। बाल्कन रीजन ये एक रीजन था। इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, जो कि ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में के अंदर था। द बाल्कन वॉज द रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशन। ये जो बाल्कन था ये बहुत ज़्यादा बड़ा और इथनिक वेरिएशन, जहाँ अलग अलग तरह के लोग रहते थे, वैसा एक जगह था ये बाल्कन। बट ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, पर ये इतना पावरफुल तो था, बट इसके टूटने के कारण, ऑटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के कारण, वन बाय वन बाल्कन स्टेट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल। एक एक करके जितने भी स्टेट इसके अंदर आते थे वो टूटते गए और अपना खुद का कंट्रोल में आ गए और इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिए। ऐसा कह दिए कि हम अपना एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बनाएंगे और खुद का कंट्रोल ले लिए खुद पे। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी वर्क कीप टू कंट्रोल ओवर द बाल्कन। अब ऐसा देख के बड़े बड़े जो नेशंस थे उनमें को लालच आ गया कि हाँ ये लोग छोटे छोटे जो नेशंस हैं वो टूट रहे हैं, तो इन्हें अपने में जोड़ के हम कैसे अपना टेरिटरी को एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये जो ऐसी सोच जब से आई तभी से दिस लेड टू सीरीज ऑफ वॉर एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इसी को मतलब अपने में मिलाने के कारण क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। कह सकते हैं बाल्कन रीजन एक बहुत बड़ा कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए।